मैं शुभम कृष्णा आप सभी का आपके YouTube चैनल टेस्टेड पे स्वागत करता हूं। ये हम लोगों ने नया चैनल शुरू किया है जिसमें कि हम लोगों का मकसद है कि हम जीएस के जितने सारे कंटेंट्स हैं बीपीएससी मेनली बीपीएससी के लिए और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं जहां जीएस पूछा जाता है वो सब सारे कंटेंट्स हम आपको फ्री में YouTube पे उपलब्ध करा सकें और हम एक साल के अंदर सारे जीएस के वीडियोज़ को जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ आपको एक साल के अंदर इसी चैनल पे उपलब्ध कराए जाएंगे। तो दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर ऑन दिस चैनल। आज हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का पहला चैप्टर। मैंने सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाना को सोचा है क्योंकि एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न इस तरह से हम पहले स्टार्ट करेंगे तो एक लय बना रहेगा और आप लोगों को समझ में आता जाएगा अच्छे से। पूरी हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं जल्द से जल्द हिस्ट्री को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा और वीडियो इस पर डालूँगा इस चैनल पे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। पूरी जीएस आपकी मुट्ठी में होगी और मैं ये गारंटी करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अब इस वीडियो को इस चैनल पे आए हुए जितने भी वीडियोज़ हैं इतने क्वालिटी वाले होंगे कि आपको उसके बाद कुछ भी पढ़ने की बुक से ज़रूरत नहीं है। आप इसको रिवाइज करो और करंट अफेयर्स को अच्छे से करो, एमसीक्यू करो, टेस्ट प्रैक्टिस करो, आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म होगा। इसी चैनल पे ईसा सिंह मैम ने बिहार ज्योग्राफी का पहला लेक्चर डाला है जो कि बहुत क्रिस्प और इन्फॉर्मेटिव है। आप जाकर उस वीडियो को देखें, चैनल सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो कमेंट करें। सारे कमेंट्स हमारे चैनल के द्वारा पढ़ा जाएगा और अगर डाउट्स अच्छे होंगे, बताने लायक होंगे तो हम उन डाउट्स पे तुरंत ही उस वीडियो शॉर्ट्स में या पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर इसी चैनल पे डालेंगे। तो यहाँ पे आपको सीखने को भी मिलेगा और आपके डाउट सॉल्व करने के लिए भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि बस हम आपको यहाँ पे कुछ पढ़ा कर चले जाएंगे, हम पढ़ाएंगे भी। कमेंट्स में आपके डाउट को भी देखेंगे और उसका रिप्लाई शॉर्ट्स बनाकर या एक कंप्लीट वीडियो बनाकर देंगे। जैसा भी डाउट होगा उस हिसाब से एक साल के अंदर जीएस कंप्लीट कराया जाएगा। सब कुछ फ्री होगा, इसी यूट्यूब चैनल पे होगा। हमने कोई ऐप बनाने का नहीं सोचा है, कोई वेबसाइट बनाने का नहीं सोचा है। ये चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लोगे, उसके बाद हम ऐप बना लेंगे या कोई वेबसाइट बना लेंगे, वहाँ पर जाकर फिर कंटेंट डालेंगे, आप उसके लिए पैसे देना। ऐसा हम कुछ नहीं करने वाले हैं। ये हुआ अपना प्रॉमिस। इसे आप ज़िंदगी भर के लिए याद रखना। ये चैनल हमेशा फ्री होगा। इस चैनल का कोई ऐप, वेबसाइट नहीं होगा। सारे कंटेंट्स फ्री होंगे। टेस्ट सीरीज़ भी आगे फ्यूचर में हम लाने वाले हैं तो वो भी फ्री होगा। टेस्ट सीरीज़ भी फ्री होगा, उसके लिए भी हम आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे। ये यूट्यूब चैनल सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है, आपकी पढ़ाई के लिए है। तो हम चाहते हैं कि इस चैनल के वीडियो, हर एक वीडियो हर बच्चे को मिले, गांव-गांव तक पहुँचे, जहाँ पे उनके पास पैसे नहीं है कोचिंग जाने के, महंगे कोचिंग जाने के, या खुद से पढ़ने का टाइम नहीं है, उन बच्चों को भी ये वीडियो आप शेयर करें, ये चैनल के बारे में बताएं। ये चैनल बहुत ही नया है तो हमें आपका सपोर्ट चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमें सपोर्ट करेंगे क्योंकि हमारा जो डिटर्मिनेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हम कंटिन्यूअस हर हफ्ते 2 वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे ऑनेस्टी के साथ। किसी भी तरह की हम लोग सेल्फिश नहीं होंगे, आपके पढ़ाई में वादा नहीं बनेंगे, कुछ पैसे नहीं लेंगे, कुछ भी हम आपसे नहीं मांगते। बस मांगते हैं आपसे 10-15 मिनट का हफ्ते में टाइम जिससे आप ये वीडियो देख सके। और हमें लगता है कि कोई भी बुक पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं। इस चैनल के हर वीडियोज़ में एनसीईआरटी और बेसिक बुक्स आपके कवर्ड होंगे। आपको कोई भी दूसरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने सारे बुक्स कवर किया हमारे इस नोट्स में और हमारे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइमलाइन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम ये स्टोन एज को पढ़ते हैं।
सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टोन एज से होता है, ठीक है। पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चारकोलिथिक, यहाँ से ये एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट होता है। एंशियंट हिस्ट्री का जो स्टडी है उन्होंने ब्रिटिश ने स्टार्ट किया था। जब वो हमारे देश में आए तो उन्होंने जानने के लिए कि हम लोग पहले कैसे थे, हमारा विचार कैसा है, सोच कैसा है, हमारा रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, हमारा साइकोलॉजी क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए ब्रिटिश ने एंशियंट हिस्ट्री जानने की कोशिश की थी इंडिया की, और उन्होंने खुदाई करना शुरू किया था, तो उन्हें मिला था। वो हम आगे देखेंगे किस तरह से क्या हुआ था। तो सबसे पहले स्टोन एज आता है, फिर आता है ये IVC, देन आता है वैदिक कल्चर। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद क्या आता है? वैदिक कल्चर आता है। उसके बाद वैदिक कल्चर के बाद जब हम लोग देखते हैं कि दो नए धर्म आते हैं, जैसे जैनिज्म और बुद्धिज़्म, जो कि हिंदू जो हमारा सिविलाइजेशन था, या बोलो एक तरह का जो सोच था, हिंदू सोच या रिलीजन था, जो बहुत रिजिड हो गया था समय के साथ, कास्ट सिस्टम, और बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस। तो उस वजह से हिंदू राजा ने, या बोलिए राजकुमार ने, ये दो धर्म की स्थापना की थी, जैनिज्म और बुद्धिज़्म। और ये काफ़ी फेमस भी हुआ अपने टाइम पे, जैनिज्म, जो आज भी हमें इंडिया में देखने को मिलता है। बुद्धिज़्म तो इंटरनेशनल हो गया, इंडिया में कम है, लेकिन बाहर देश में बहुत ज़्यादा बुद्धिज़्म फैला, लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया। उसके बाद जैनिज्म बुद्धिज़्म देखते हैं हम लोग महाजनपदाज, जो कि महाजनपदाज के बारे में देखेंगे, जो कि मौर्यन किंगडम के पहले आया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं मौर्यन किंगडम, जो कि आप जानते होंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जिन्होंने मौर्यन किंगडम की स्थापना की थी। मौर्यन किंगडम के बाद भी कुछ छोटे छोटे किंगडम आए। पोस्ट मॉडर्न किंगडम के बारे में देखेंगे। कुछ पोस्ट मॉडर्न में कुछ बड़े किंगडम भी थे जिनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है हमारे देश पे, और उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट भी किया है हमारे कल्चर को और सिविलाइजेशन को। तो पोस्ट मॉडर्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे भी हम देखेंगे। उसके बाद गुप्ता पीरियड आया, जिसको हम लोग कहते हैं गोल्डन पीरियड कहते हैं, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, और जो भी बोलिए इसे गोल्डन पीरियड कहते हैं। क्यों? आर्किटेक्चर जो इन्होंने किया, इस वजह से सोसाइटी तो पहले से एग्रेसिव हो चुका था गुप्ता पीरियड में, लेकिन फिर भी हम इससे गोल्डन पीरियड कहते हैं आर्किटेक्चर की वजह से, और जो ऊंचाइयों पे हमारा सिविलाइजेशन पहुंचा था, कल्चर पहुंचा था, उस वजह से। वो भी हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं हर्षवर्धन को, और उसके बाद संगम लिटरेचर के बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट इज, अब हम जानेंगे हिस्टोग्राफी क्या होता है। हिस्टोग्राफी को हम कह सकते हैं, अब हम जानेंगे हिस्टोग्राफी क्या होता है। हिस्टोग्राफी क्या होता है? तो हिस्टोग्राफी को हम कह सकते हैं राइटिंग ऑफ हिस्ट्री और स्टडी ऑफ रिटेन हिस्ट्रीज। जो इतिहास लिखा जाता है उसे कहते हैं हिस्टोग्राफी, और जो लिखे इतिहास को हम पढ़ते हैं उसे कहते हैं हिस्टोग्राफी। जब हिस्टोग्राफी हम पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि हिस्टोरियंस भी कई तरह के होते हैं। सारे हिस्टोरियंस एक जैसी बात नहीं लिखते हैं, हिस्टोरियंस भी कई तरह के होते हैं, जैसे ऑफिशियल हिस्टोरियंस, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन, इंडिपेंडेंट हिस्टोरियन और सब अल्टर्न हिस्टोरियन। तो हम देखेंगे इंडिपेंडेंट यूरोपियन हिस्टोरियन। ये क्या थे? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में नहीं लिखते थे, या ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए नहीं लिखते थे। इन्होंने अपना सोच इन्होंने खुद लिखा है। इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा प्रेज किया है, इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट किया है, इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को रिच बताया है, कलरफुल बताया है। अब दूसरे होते हैं ऑफिशियल हिस्टोरियन।
तो ऑफिशियल हिस्टोरियन क्या होते हैं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए लिखते थे या उनके इन्फ्लुएंस में आके लिखते थे। तो इन्होंने क्या बताया, इंडियन हिस्ट्री को डार्क बताया, बैकवर्ड बताया, सुपरस्टिशस बताया, आइडल वर्शिपर बताया, अनसिविलाइज्ड बताया, स्नेक चार्मर बताया। इन्होंने क्यों ऐसा बताया ऑफिशियल हिस्टोरियन ने, क्योंकि ये हमें सप्रेस करना चाहते थे, इंडियंस को ये सप्रेस करना चाहते थे। ये दिखाना चाहते थे कि वाइट आर मोर सुपीरियर, वाइट क्या है, सुपीरियर देन इंडियंस। इसलिए जैसा वाइट कहते हैं वैसा करो। हम वाइट जो ब्रिटिश है वो इंडियन के भलाई के लिए आए हैं, वो हमारे को सिविलाइज्ड बनाने आए हैं। वो बताते थे कि हमारा जो पास्ट था, इंडियंस का जो पास्ट है वो अच्छा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ही डार्क है, वो बैकवर्ड है, वो जादू मंत्र वाला है, अनसिविलाइज्ड है। इस तरह से ऑफिशियल हिस्टोरियन ने चीज़ों को बताया। उसके बाद आता है इंडियन हिस्टोरियन। फिर उसके बाद कुछ थे इंडियन हिस्टोरियन थे, इंडियन हिस्टोरियन थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब देखा कि ऑफिशियल हिस्ट्रीज कुछ गलत लिखा जा रहा है, कुछ मतलब हमें बैकवर्ड बताया जा रहा है, इन्होंने बढ़ चढ़कर इंडियन हिस्ट्रीज की तारीफ़ की। जो कुछ कमियां थी हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में, जैसे कास्ट सिस्टम और सती और डिफरेंट तरीके का जो कमी थी हमारी हिस्ट्री में, जो क्लास स्ट्रगल था, उसे इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने ओवर ग्लोरीफाई किया हमारी हिस्ट्रीज को, शॉर्ट कमिंग्स को छुपाया इंडियन हिस्टोरियन ने। सभी हिस्टोरियन नहीं, कुछ हिस्टोरियन ने ऐसा छुपाया। तो जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनल नेशनलिस्ट। तो इस तरह से आप इसको समझ रहे होंगे। आगे हैं, अब आगे देखते हैं। तो एक अब हिस्टोरियन होते हैं मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन किस तरह से हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। दे रिप्रेजेंटेड द इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री एज क्लास स्ट्रगल। उन्होंने क्लास स्ट्रगल की तरह इंडियन हिस्ट्री को देखा। जैसे जब वो एंशिएंट पीरियड की बात करते हैं तो बात करते हैं मास्टर वर्सेस स्लेव्स। कुछ लोग मास्टर्स हैं और बाकी लोग स्लेव्स हैं। तो मास्टर वर्सेस स्लेव्स, उन्हें किंग्स को मास्टर समझा और बाकी को पीजेंट्स और जो भी वर्कर्स हैं उन्हें स्लेव्स। ये क्लास स्ट्रगल की तरह देखते थे। जब मिडिवल की बात जब करते हैं ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन, तो ये बताते हैं फ्यूडल लॉर्ड्स वर्सेस पीजेंट्स का क्लास स्ट्रगल बताते हैं। मॉडर्न पीरियड को ये कैपिटलिस्ट वर्सेस वर्कर्स की तरह हिस्ट्री को लिखते हैं। अब कुछ राइटर्स होते हैं जिन्हें हम सब अल्टर्न राइटर्स कहते हैं। सब अल्टर्न राइटर्स, इनका मेन फोकस होता है छोटे शहरों पे, छोटी जगह पे, कुछ रीजनल किंगडम्स पे इनका फोकस होता है। ये ज़्यादातर किसके बारे में लिखते हैं, सब अल्टर्न राइटर पीजेंट्स के बारे में लिखते हैं, किसान के बारे में लिखते हैं, वर्कर्स के बारे में लिखते हैं, आर्टिसंस के बारे में लिखते हैं। इस तरह से ये हमारे कुछ हिस्टोरियंस हो गए जिन्हें हम लोग ने देखा कि हिस्टोरियंस से कितने तरीके के हिस्टोरियंस होते हैं, जो पहले भी होते थे, आज भी होते हैं। और आप अपने चारों तरफ ध्यान से देखोगे तो हमेशा से ऐसे हिस्टोरियंस होते हैं। जो कुछ लोग होते हैं जो हमेशा ओवर ग्लोरीफाई करते हैं सिचुएशन को, कुछ लोग होते हैं जो आपको हिस्ट्री को नीचा दिखाते हैं हमेशा की तरह, कुछ लोग होते हैं जो कि उनका फोकस छोटे शहरों पे होता है, कुछ ऑफिशियल हिस्टोरियन होते हैं जो कि कैसा भी स्थिति हो हमेशा सपोर्ट करते हैं जो उस समय की प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है। अब हम देखेंगे सोर्सेज टू स्टडी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। सोर्सेज क्या क्या है इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने का। तो पहला सोर्स तो हमारा हो जाएगा आर्कियोलॉजिकल। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने का पहला सोर्स क्या हो जाएगा, आर्कियोलॉजिकल। दूसरा हो जाएगा लिटरेचर। हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को आर्कियोलॉजिकली पढ़ सकते हैं। कैसे, एक्सकेवेशन। आर्कियोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग, एक्सकेवेशन करते हैं, खुदाई करते हैं, ज़मीन के अंदर देखते हैं क्या होता है। एक्सकेवेशन भी दो तरह का होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन, एक होता है वर्टिकल एक्सकेवेशन। तो हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन जो होता है वो किसी एक टाइम पीरियड को जानने के लिए अच्छा होता है, किसी एक टाइम पीरियड को जानने के लिए अच्छा होता है। और ये वर्टिकल एक्सकेवेशन जो होता है ये डिफरेंट टाइम पीरियड को जानने के लिए अच्छा होता है। हम वर्टिकली किसी चीज़ को एक्सकेवेट करेंगे तो क्या बताएगा, डिफरेंट टाइम
पीरियड हमें बताएगा। वर्टिकल एक्सकेवेशन इंडिया में ज़्यादा कॉमन वर्टिकल एक्सकेवेशन है। हॉरिजॉन्टल से क्या पता चला हमें, एक टाइम पीरियड के बारे में पता चला, एक टाइम के बारे में पता चला। यहाँ पे जब वर्टिकली हम लोग जब एक्सकेवेट करेंगे तो डिफरेंट टाइम पीरियड के बारे में, जैसे जैसे समझ रहे हो आप, वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल एक टाइम के बारे में पता चलेगा हमें, एक टाइम पीरियड के बारे में, वर्टिकल में डिफरेंट टाइम पीरियड में पता चलेगा। सॉरी, तो यहाँ तक हुआ। तो आर्कियोलॉजिकली में क्या क्या होता है, जैसे कि हम लोग नीचे जब एक्सकेवेट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, बिल्डिंग्स मिलती है, टाउन भी मिलता है, जो रून टाउन जो बर्बाद हो चुका टाउन है वो मिलता है, हमें पॉटरी मिलती है एक्सकेवेट करने पे, पॉटरी मिलती है, फॉसिल्स मिलती है, कॉइन मिलता है, उसके बाद सील्स मिलता है, जब हम खुदाई करते हैं तो हमें टूल मिलता है, वेपन्स मिलता है। इन सब को स्टडी करके हम एक कंक्लूजन पे आते हैं कि बिल्डिंग कैसा था उस समय, टाउन कैसा था। कार्बन डेटिंग की मदद से हम पता करते हैं कि किस टाइम पीरियड का था, तो हम उस हिसाब से बता सकते हैं कि उसमें क्या पॉटरी यूज होता था, उस समय का किस तरह का रिचुअल्स था, किस तरह का फॉसिल्स को देख के पता कर सकते हैं, कॉइन कैसा था, कैसा ट्रेड था, सील कैसा था, टूल वेपन का पता चल सकता है, हमें बहुत कुछ पता चलता है एक्सकेवेशन से। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्ट प्रूफ होता है, ये हमें समझ में आता है कि हाँ ये सच में एग्जिस्ट करता था। एक लिटरेचर में क्या होता है, लिखा जाता है, लिखा होता है, उस टाइम पीरियड में किसी ने लिखा होता है हिस्ट्री को, या उसके बाद भी कुछ सालों बाद भी किसी ने कुछ लिखा होता है, वो पढ़कर हम जानते हैं कि उस समय क्या हुआ था। तो लिटरेचर के हिसाब से हम देखेंगे तो उसे हिस्ट्री में 3 हिस्ट्री में डिवाइड कर सकते हैं, प्री हिस्ट्री, देन प्रोटो हिस्ट्री, देन हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या होता है, नो रिटन रिकॉर्ड्स। प्री हिस्ट्री क्या होता है, नो रिटन रिकॉर्ड्स, कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, बस हम जानते हैं कि है। जैसे स्टोन एज कुछ भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है। प्रोटो हिस्ट्री, रिटन रिकॉर्ड्स आर देयर बट नॉट डिसिफर्ड। रिटन रिकॉर्ड्स तो है लेकिन उससे हम समझते नहीं कि वो लिखा गया क्या है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो क्या है, प्रोटो हिस्ट्री है। प्रोटो हिस्ट्री क्या है, रिटन रिकॉर्ड्स आर देयर बट नॉट डिसिफर्ड, वी हैव नॉट डिसिफर्ड द स्क्रिप्ट। हिस्ट्री मतलब जहाँ पे रिटेन है, जो लिखा गया है और जिसे डिसिफर भी किया गया है, जो हम समझ भी सकते हैं कि क्या लिखा गया है, वो होता है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री की शुरुआत हम लोग जनरली कहते हैं 6th सेंचुरी से हिस्ट्री की शुरुआत हुई। देन अब हम देखेंगे स्टोन एज। अब हम देखेंगे स्टोन एज। तो स्टोन एज क्या होता है, स्टोन एज को हम लोग 3 डिवाइड करते हैं, पैलियोलिथिक, आपको पता होगा, मेसोलिथिक, देन नियोलिथिक। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और ये नियोलिथिक, आप इसे याद रखिए। पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज है, ठीक है, सबसे पहले पैलियोलिथिक आता है, फिर मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक आता है। पैलियोलिथिक का साइट्स आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। पैलियोलिथिक का साइट्स मैं बताता हूँ। पैलियोलिथिक के साइट्स है जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू, सोन वैली, कृष्णा वैली, ये सब क्या है, पैलियोलिथिक साइट्स है। उसमें पैलियोलिथिक साइट्स में क्या होता है कि इन्होंने जो टूल्स यूज करते थे, वो क्या होता था, ये होता था हैंड एक्स, राइट, चॉपर, फ्लेक्स, पेबल्स, चॉपर, ये पूछा जाता है टूल्स। पैलियोलिथिक में चॉपर, फ्लेक्स, पेबल्स, ये सब यूज होता था। और टूल्स बने किस चीज़ के होते थे, स्टोन के बने होते थे। टूल्स किस चीज़ के बने होते थे, स्टोन के बने होते थे। और स्टोन को अच्छे से घिसा जाता था एज पे, ताकि वो नुकीले बने और उससे शिकार किया जा सके। लाइफस्टाइल क्या था, पैलियोलिथिक पीरियड का लाइफस्टाइल क्या था, कह सकते हैं लाइफस्टाइल क्या था।
तो लाइफ टाइम क्या था, हंटिंग एंड गैदरिंग, ये था लाइफ स्टाइल, हंटिंग एंड गैदरिंग। और ये क्या थे, शाकाहारी थे, मांसाहारी थे, क्या थे, तो हम जानते हैं ये ओमनीवोरस थे, ये पैलियोलिथिक वाले ओमनीवोरस हुआ करते थे। रहते कहाँ थे, तो केव्स में रहा करते थे। कहाँ रहा करते थे, केव्स में रहा करते थे। अगर इंडिया में बोले कि होमोसेपियंस का सबसे पहला एग्जाम्पल कहाँ है, सबसे पहला होमोसेपियंस कहाँ पे इंडिया में सेटल हुए थे, या हमें कहाँ एविडेंस मिलता है कि यहाँ पे सबसे पहले होमोसेपियंस आए थे इंडिया में, तो वो है नर्मदा वैली। हम लोग नर्मदा मैन भी कहते हैं उनको, नर्मदा मैन। उसके बाद हम अब देखते हैं मेसोलिथिक देखेंगे, मेसोलिथिक देखेंगे। हमने पैलियोलिथिक देखा, अब मेसोलिथिक देखेंगे। मेसोलिथिक के साइट कौन से हैं, आदमगढ़, भीमबेटका, आप नाम सुना होगा भीमबेटका, जिनकी केव पेंटिंग बहुत फेमस है, भीमबेटका। बैगोर जो राजस्थान में है, ये सब। अब पूछा जाता है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स कब से शुरू हुआ हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो मतलब या आप बोल सकते हो किस एज में स्टार्ट हुआ, किस स्टोन एज में स्टार्ट हुआ, तो मेसोलिथिक पीरियड में डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ। मेसोलिथिक में हमें ह्यूमन ब्यूरियल भी दिखता है। अब हम देखेंगे नियोलिथिक का हमें कहाँ मिलता है, चिरांड। नियोलिथिक साइट कहाँ पे है, चिरांड, जो कि बिहार में पड़ता है, छपरा साइड में ये चिरांड आपका पड़ता है, सारण डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ आपका नियोलिथिक साइट। यहाँ पहले क्या था, स्टोन टूल्स पाया जाता था। यहाँ पे हमें क्या मिलता है जान देखने को, बोन टूल्स भी देखने को मिलता है, बोन टूल्स में मिलता है। अगला साइट है चिरांड के बाद बुर्जा होम। क्या साइट है, बुर्जा होम। अगली साइट है बुर्जा होम। भीमबेटका, बेलन वैली। तो अगला क्वेश्चन होता है कि फर्स्ट एग्रीकल्चरल एविडेंस, खेती का प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिलता है। इसका आंसर होता है मेहरगढ़। खेती का सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिलता है, कौन सी साइड में मिलता है, मेहरगढ़ पे मिलता है। ठीक है। अब नियोलिथिक में क्या हुआ, जो वेपन्स थे वो पॉलिश्ड हो गए और छोटे हो गए। सबसे बड़े वेपन थे आपके पैलियोलिथिक साइड में, मेसोलिथिक में उससे छोटे हुए, और नियोलिथिक में उससे भी छोटे हो गए और पॉलिश्ड हो गए। और सबसे बड़ी बात है, नियोलिथिक में डोमेस्टिकेशन तो स्टार्ट हो गया था, मेसोलिथिक में प्लांट्स और एनिमल्स का, नियोलिथिक में एग्रीकल्चर क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। पॉटरी बनाना, जो घड़ा बनता है, पॉटरी मेकिंग स्टार्टेड इन न्यूलिथिक पीरियड। और पीपल स्टार्टेड लिविंग इन बिगर ग्रुप्स। अब लोग क्या हुए, बड़े ग्रुप्स बना के पीपल स्टार्टेड लिविंग। उसके बाद आता है चारकोलिथिक पीरियड। उसके बाद आता है चारकोलिथिक पीरियड आता है। इसमें लोग ने क्या यूज किया, अभी तक पत्थर स्टोन यूज करते थे, ठीक है, और बोन टूल्स यूज करते थे। चारकोलिथिक में लोगों ने क्या यूज करना शुरू कर दिया, कॉपर यूज करना शुरू कर दिया। साइट्स क्या क्या है चारकोलिथिक, जैसे मालवा है,
एमपी में पड़ता है। ये जोड़वे है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। एक साइट होता है अहर करके साइट होता है जो राजस्थान में, सब चारकोलिथिक साइट है। ठीक है, मालवा कहाँ पे है? एमपी में, जोड़वे महाराष्ट्र में, अहर राजस्थान में। अब चारकोलिथिक में क्या हुआ? विलेज लाइफस्टाइल डेवलप हो गया। विलेज लाइफस्टाइल डेवलप्ड, जिस तरह से विलेज में हम अभी रहते हैं वैसा ग्रुप्स में लोग रहने लगे, एक अच्छे सा लाइफस्टाइल डेवलप हो गया चारकोलिथिक पीरियड में। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक तीनों साइट्स कहाँ पाए जाते हैं? तो वेलन वैली यूपी में तीनों साइट्स के प्रमाण मिलते हैं। पेलियोलिथिक भी मिलता है, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। कैसे मिलता है वो पता है आपको? मैंने बताया किस तरह के टूल्स मिलते हैं हर जगह पे, क्या क्या डोमेस्टिकेशन कब स्टार्ट हुआ, कब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, आपको पता है। तो इस हिसाब से जब लोगों ने स्टडी किया तो वेलन वैली में ये तीनों पीरियड्स मिलते हैं वेलन वैली में। पहला सेटल्ड एग्रीकल्चर मैंने आपको बता दिया है, मेहरगढ़ में मिलता है। एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया, एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया, नर्मदा वैली, एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया, नर्मदा वैली। Then we will now talk about Harappan culture. We will talk about Harappan culture. Harappan culture इसको हम लोग कहते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं हम लोग। हड़प्पन सिविलाइजेशन को कहते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC, जो मैंने यहाँ लिखा है IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं इसको। तो 1921 में हड़प्पा को एक्सकेवेट किया था। हड़प्पा एक साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। नाम इंडस वैली को हड़प्पा भी कहते हैं क्योंकि फर्स्ट साइट था जिसे डिस्कवर किया गया था, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। लेकिन इट इज वन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। इसको डिस्कवर किया था 1921 में जॉन मार्शल एंड डॉक्टर साहनी ने। ये कौन से नदी के पास है? रवि। हड़प्पा को डिस्कवर किया गया रवि नदी के पास में। और 1922 में मोहन जोदारो को एक्सकेवेट किया गया RD बनर्जी के द्वारा। तो देखा गया कि टाउन प्लानिंग और आर्टिफैक्ट्स दोनों का मैच होता था, इसलिए इसे हमने समझा कि ये सब क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स पे है। तो 1921 में हड़प्पा डिस्कवर्ड हुआ, जॉन मार्शल और डॉक्टर साहनी इंपॉर्टेंट है। और मोहनजोदारो 1922 में डिस्कवर किया गया RD बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदारो को बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदारो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदारो ये इंडस नदी के बैंक पे है। मोहनजोदारो इंडस नदी के बैंक पे है। और हड़प्पन रवि के बैंक में है। मोहनजोदारो को हम लोग माउंड ऑफ द डेड भी कहते हैं। माउंड ऑफ द डेड भी कहते हैं। माउंड मतलब टीला होता है, माउंड ऑफ द डेड भी कहते हैं। यहाँ अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है। मोहनजोदारो में हम लोग क्या क्या मिला? तो इम्पॉर्टेंट है ग्रेट बाथ मिला। ये क्यों यूज होता था? होली बाथ के लिए, या कह सकते हैं रिचुअल्स के लिए यूज होता था। यहाँ पे लोग स्नान करते होंगे किसी रिचुअल्स पे या शुद्ध होने के लिए, जैसे आज हम गंगा का डुबकी लेते हैं, वैसे ही ग्रेट बाथ था। उसके बाद हमें मिलता है, मोहनजोदारो की बात कर रहा हूँ मैं, ग्रेट बाथ मिलता है, ग्रेट ग्रैनरी मिलता है। ग्रैनरी मतलब जहाँ अनाज रखा जाता है, वो मिलता है हमें मोहनजोदारो में। डांसिंग, एक लड़की नाच रही है। आपने दिल्ली म्यूजियम ये चीज़ अब जाते होंगे, दिल्ली म्यूजियम कभी गए होंगे, आपने सब रखा है, ये डांसिंग सब कुछ रखा है। डांसिंग गर्ल का स्टैचू, ये ब्रॉन्ज स्टैचू मोहनजोदारो का है।
और जब ये स्टैचू बनता था उसके लिए एक टेक्निक होता है, उसको कहते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक। लॉस्ट वैक्स टेक्निक, इस टेक्निक को यूज़ करके इंडस वैली सिविलाइजेशन लोग ये स्टैचू बनाया करते थे। उसके बाद मोहनजोदाड़ो में क्या मिला? सिल्स। क्या मिला मोहनजोदाड़ो में? ग्रेट बाथ मिला, ग्रेट गैनरी मिला, डांसिंग गर्ड मिला। उसके बाद मिला हमें सिल्स मिला। सिल्स सबसे ज़्यादा सिल्स जो मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट में। तो पूछा जा सकता है कि कहाँ सबसे ज़्यादा सिल्स मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट पे। तो आप बोलोगे मोहनजोदाड़ो में सबसे ज़्यादा आपको सिल्स मिला है। स्क्रिप्ट कैसा था? स्क्रिप्ट हमने पढ़ा, ये प्रोटो हिस्ट्री है। ये प्रोटो हिस्ट्री, इसमें रिटन रिकॉर्ड्स है लेकिन डेसिफर्ड नहीं है। रिटन रिकॉर्ड्स है लेकिन नॉट डेसिफर्ड। तो स्क्रिप्ट कैसा है आप इसे याद रखो, पिक्टोग्राफिक। स्क्रिप्ट कैसा है? पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। जैसे हम अभी क्या लिखते हैं, लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, तो इसमें स्क्रिप्ट क्या था? तो राइट टू लेफ़्ट। पहले क्या इसमें स्क्रिप्ट कैसा था? पहले एक लाइन जो होगा, पहले एक लाइन जो होगा ऐसे लिखा जाएगा, राइट टू लेफ़्ट, फिर ऐसे लिखा जाएगा, फिर ऐसे लिखा जाएगा, फिर ऐसे लिखा जाएगा। इस तरह से स्क्रिप्ट था, पहले ऐसे फिर ऐसे, इस डायरेक्शन में फिर इस डायरेक्शन में। ये स्क्रिप्ट था इनका, पिक्टोग्राफिक था। और राइट टू लेफ़्ट लिखते थे एक लाइन में, फिर लेफ़्ट टू राइट अगले लाइन में लिखते थे। इसकी स्क्रिप्ट को हम लोग कहते हैं बोस्ट्रोफिडोन स्क्रिप्ट। क्या कहते हैं? बोस्ट्रोफिडोन स्क्रिप्ट हम लोग कहते हैं। उसके बाद असेंबली हॉल, जब खुदाई हुआ तो हमें असेंबली हॉल मिला है। असेंबली हॉल मिला सिटाडेल पे। हम देखेंगे सिटाडेल क्या होता है। सिटाडेल क्या होता है, ये थोड़ा सा ऊपर का जगह होता था, जो जैसे ये जगह है तो सिटाडेल, जैसे ये जगह है तो ये सिटाडेल थोड़ा सा ऊपरी जगह को होता था जहाँ पे वीआईपी लोग रहते थे, बाकी नीचे में वर्कर्स रहा करते थे। लो लैंड पे और हाई लैंड पे यहाँ पे वीआईपी लोगों का बिल्डिंग हुआ करता था, या जो भी जैसा भी है, इस सिटाडेल कहते हैं। तो यहाँ पे सिटाडेल पे असेंबली हॉल भी मिला है, हम उसे डिटेल में देखेंगे सिटाडेल। उसके बाद पशुपति का इमेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पशुपति इमेज हमें मिला है मोहनजोदाड़ो से, उसको प्रोटो शिवा भी कहते हैं, जो शिव जी के इमेज से मिलता जुलता हमें लगता है। ये इमेज में कुछ जानवर्स भी है, जैसे कि जब प्रोटो शिवा का ऐसे पैर क्रॉस करके कुछ इमेज है, उस पे ये कुछ जानवर्स भी पाए जाते हैं, टाइगर, एलिफेंट, राइनो, बफेलो। ये सब जानवर आसपास, ये फिगर के आसपास दिखते हैं। और प्रोटो शिवा के जो फीट पे है दो डियर मिलते हैं। नाउ हमने देखा अभी मोहनजोदाड़ो के बारे में, माउंट ऑफ द डेड इंडस नदी के पे है, एंड ग्रेट बाथ, ग्रेट गैनरी, डांसिंग ब्रॉन्ज स्टैचू, सिल्स, सबसे ज़्यादा सिल्स पाए जाते हैं मोहनजोदाड़ो में। स्क्रिप्ट जिसको हम लोग कहते हैं बोस्ट्रोफिडोन स्क्रिप्ट, रिटेन पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। असेंबली हॉल सिटाडेल पे पशुपति का इमेज है। और उसके बाद एक मैं नया स्लाइड जोड़ देता हूँ इसमें, नया स्लाइड में जोड़ देता हूँ ताकि पढ़ाने में आसानी हो। अब उसके बाद हम देखेंगे हड़प्पन। हड़प्पन किस नदी के बैंक पे है? रिवर रवि। ये फर्स्ट साइट है जो डिस्कवर किया गया था। यहाँ पे जैसे कि ग्रेट ग्रैनरी जो हमने मोहनजोदाड़ो में देखा था, वहाँ ग्रेट ग्रैनरी था, बहुत बड़ा ग्रैनरी था अनाज रखने के लिए। यहाँ पे हमें क्या मिलता है? वैसा ही मिलता है, लेकिन 12 ग्रैनरीज मिलता है। 6 ग्रैनरी एक साथ ऐसे रखा हुआ, 3 6, और दूसरे रो में 6 और 3 6 ऐसे, टोटल 12 ग्रैनरी
हमें मिलता है हड़प्पा में मिलता है। उसके सील्स भी यहाँ पे हमें मिलता है हड़प्पा में। सबसे ज़्यादा सील्स हमें देखा मोहनजोदाड़ो में मिलता है। मोहनजोदाड़ो के बाद सबसे ज़्यादा सील्स कहाँ मिलता है? मोहनजोदाड़ो में मिलता है। उसके बाद सेकंड नंबर हड़प्पा का है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्क्रिप्ट मिलता है। यहाँ तक सब ठीक है। अब अगला हम देखेंगे कालीबंगन। कालीबंगन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है, ये कहाँ पे है? राजस्थान में मिलेगा आपको। कालीबंगन कहाँ मिलेगा? राजस्थान में मिलेगा। किस नदी के पास है ये? किस नदी के किनारे है? रिवर घाघर। अब देखते होंगे सारे साइट कहाँ है? नदी के पास है। यही इनका डिस्ट्रक्शन का रीज़न भी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। फ्लड ये सब बहुत काफ़ी ज़्यादा आता था। इतना ज़्यादा फ्लड आता था कि जितना नील नदी जितना सेडिमेंट नहीं लेके आती उससे ज़्यादा उसमें की नदियाँ सेडिमेंट ला के जमा करती थी। तो कालीबंगन राजस्थान घाघर नदी के पास है। यहाँ पे क्या मिलता है? जोता हुआ खेत। कालीबंगन में क्या मिलता है हमें? इम्पॉर्टेंट है, जोता हुआ खेत, प्लॉट लैंड। और जो प्लॉ यूज करते थे, प्लॉ जिसे खेती करते हैं, वो किस चीज़ का बना होता था? वुड का बना होता था। राजस्थान में है तो हमें कैमल बोन्स भी मिला है। बर्न्ट ब्रिक भी यूज होता था, यह भी पता चला है। और एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कालीबंगन राजस्थान का कि बाकी सारे साइट्स पे हमें ड्रेनेज मिलता है, देखने को मिला है। जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स है उस पर क्या मिलता है? ड्रेनेज देखने को मिलता है। एक कालीबंगन में नो ड्रेनेज सिस्टम। कालीबंगन में नो ड्रेनेज सिस्टम फाउंड। तो कालीबंगन हो गया। अब नेक्स्ट है लोथल इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है, आपको पता है। ये मिलता है आपको गुजरात में। कहाँ मिलता है? गुजरात में। कौन सी नदी के बैंक पे है ये? रिवर भोगुआ। कौन सी नदी के उस पे है? रिवर भोगुआ नदी के पे है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लोथल इसमें क्या क्या मिलता है हमें? डॉकयार्ड। क्या मिलता है हमें? डॉकयार्ड। सील्स मिलता है, पर्शियन सील्स। इससे क्या पता चलता है कि उस समय के लोग ट्रेड के लिए यूज होता था सील्स। तो और कुछ लोग कहते हैं कि एम्यूलेट्स के लिए भी यूज होता था, जब हटाने के लिए भी लोग अपने साथ कैरी करते थे। लेकिन मैक्सिमम ये प्रूफ करता है कि सील्स को लोग ट्रेड के लिए भी यूज करते थे, क्योंकि यहाँ पर्शियन सील्स देखने को मिला है। उधर का पर्सिया का सील्स इधर, इंडस वैली का सील पर्सिया में। बार्टर सिस्टम। तो लोथल पर्शियन सील्स हमें देखने को मिला है। फायर अल्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी हवन करते हैं उसी हिसाब से लोथल में क्या देखने को मिला है? फायर अल्टर्स देखने को मिला है हमें। ठीक है, कोई मंदिर देखने को नहीं मिला है हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में। कोई मंदिर नहीं है, कोई आइडल वर्शिप नहीं है, लेकिन क्या है? फायर अल्टर्स है। आग की, अग्नि जी की पूजा करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। डबल ब्यूरियल। इस डबल ब्यूरियल मतलब समझते क्या होता है? इसमें देखा गया कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को एक साथ ऐसे मरने के बाद, या पता नहीं कैसे हस्बैंड मर गया तो वाइफ को शायद उनके साथ ही कब्र में जाना पड़ता होगा। तो उससे पता चलता है सती सिस्टम का एविडेंस कहाँ मिलता है हमें? लोथल में मिलता है। सती सिस्टम का एविडेंस कहाँ मिलता है? लोथल में मिलता है। मैं एक नया स्लाइड बना लेता हूँ। मैं क्योंकि नया स्लाइड में बना लेता हूँ। एक मिनट, नया स्लाइड बना लेता हूँ मैं। इससे क्या होता है ना, आपको आसानी होगी। नया स्लाइड 2 में शायद हो जाएगा।
आज का क्लास कंप्लीट, तो उस वजह से मैं देखता हूँ। तो हमने क्या क्या देख लिया अब तक? मोहनजोदाड़ो देख लिया, हड़प्पा देख लिया, कालीबंगन देख लिया, लोथल देख लिया। अब देखेंगे चान्होदारो। चान्होदारो क्या देखेंगे? चान्होदारो इंदस वैली साइट है जो कि इंदस नदी के पास है। बैंक ऑफ रिवर इंदस, बैंक ऑफ रिवर इंदस, जहाँ की मोहनजोदाड़ो भी है, वहीं पे ये चान्होदारो भी है। अब पूछा जाता है कि आईवीसी का इंडस्ट्रियल टाउन किसे कहते हैं, मतलब इंडस्ट्रीज कहाँ पे थे? इंडस्ट्रियल टाउन कौन सा है? चान्होदारो है। क्या कौन सा है इंडस्ट्रियल टाउन? क्यों, कैसे पता चल रहा है इंडस्ट्रियल टाउन है ये? यहाँ पे बैंगल्स और बीट्स, बैंगल्स और बीट्स मिलते हैं। फैक्ट्रीज ऑफ बैंगल्स एंड बीट्स आर फाउंड इन चान्होदारो, सो इट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल टाउन ऑफ आईवीसी। एक सबसे एक्सेप्शन यहाँ पे भी है, एक्सेप्शन है, जैसे कि धोलावीरा में एक्सेप्शन था। धोलावीरा में हमने पढ़ा नहीं है, तो एक्सेप्शन इसका ये है कि चान्होदारो में सिटाडेल नहीं है। तो इससे अंदाज़ा ये लगता है सिटाडेल जो होगा वीआईपी लोगों के लिए होगा। तो यहाँ पे तो इंडस्ट्रियल टाउन हो तो यहाँ पे वर्कर्स रहते होंगे, लेबर लोग रहते होंगे, इसलिए शायद वहाँ पे सिटाडेल नहीं है। तो चान्होदारो में क्या है? सिटाडेल नहीं है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कालीबंगन। कालीबंगन सॉरी हमने पढ़ लिया है कालीबंगन। आगे हम अब देखेंगे धोलावीरा। धोलावीरा, धोलावीरा, धोलावीरा ये कहाँ पे है? गुजरात में है, गुजरात में है। धोलावीरा की खासियत क्या है? इम्पॉर्टेंट होता है, यहाँ पे वाटर ड्रेनेज सिस्टम पाया जाता है। वाटर ड्रेनेज सिस्टम पाया गया है यहाँ पे धोलावीरा में, गुजरात में। यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम बोलेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैड यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम? तो योर आंसर विल बी धोलावीरा। कुछ और भी साइट्स हैं, जैसे कि इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट साइट है आईवीसी का, वह है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो कि कहाँ पे है? हरियाणा में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। ये क्या है? इंडिया का लार्जेस्ट साइट है आईवीसी का। आईवीसी लार्जेस्ट साइट है, आईवीसी लार्जेस्ट साइट है। तो एक हम लोग स्टेटाइट क्या होता है? स्टेटाइट, तो स्टेटाइट इमेज एक बियर्डेड मैन का, बियर्डेड प्रिस्ट जिसको कहते हैं, इमेज ऑफ अ बियर्डेड प्रिस्ट। वो कहाँ का फेमस है, कहाँ से हमें मिलता है? आप बताओ, आप ये कमेंट में करो कि ये बियर्डेड प्रिस्ट का स्टेटाइट इमेज कहाँ मिलता है। ये कहाँ मिलता है बियर्डेड प्रिस्ट का स्टेटाइट इमेज? हमने कमेंट कर दिया हो तो मैं बताता हूँ आपको, मोहनजोदाड़ो मिलता है। आपने सही किया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं किया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको सीख लोगे। सबको ही सब कुछ सीखते ही हैं, कोई ऊपर से कुछ सीख के नहीं आता है, हम सब कुछ यहीं से सीखते हैं। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हो। मैं पढ़ाते पढ़ाते कुछ चीज़ें अभी मुझे समझ में आ रही है कि हाँ ये चीज़ क्यों है, ऐसा क्यों है यहाँ पे, समझ रहे हो? तो लर्निंग जो है नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आप इसे ज़िंदगी भर सीखो और आगे बढ़ो और नेक्स्ट ईयर अपने लिए एक जॉब पक्का कर लो। और हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, बिल्कुल नया साइट है, नया यूट्यूब चैनल है हमारा, कोई मोनेटाइजेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ फ्री में यूट्यूब वीडियोज़ है। हम बिना किसी स्वार्थ के आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, बस, और कोई बात नहीं। अब एक कुछ पूछा जाता है कि हॉर्स बोन्स कहाँ पाया जाता है? क्या पूछा जाता है? हॉर्स बोन कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर होता है सुरकोटाडा। हॉर्स बोन कहाँ, बहुत ये विवादित चीज़ होता है, हॉर्स पाया जाता है कि नहीं पाया जाता था आईवीसी में। तो हॉर्स बोन्स पाया गया है आईवीसी साइट पे, सुरकोटाडा में
पाया गया है। ठीक है, अब आईवीसी के कुछ क्वेश्चन होता है कि क्या आईवीसी के पीपल को, इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल को आयरन के बारे में Fe, इसका सिंबल है Fe, इसके बारे में पता था आयरन के बारे में आईवीसी पीपल को? तो इसका आंसर है नो, आईवीसी पीपल डिड नॉट नो अबाउट आयरन। और एक कन्फ्यूजन और भी आता है कि जैसे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चारकोलिथिक, फिर हमने देखा हड़प्पा। तो कुछ लोग पूछते हैं यहाँ पे हड़प्पा पहले है, कुछ लोग पूछते हैं हड़प्पा कल्चर पहले है या चारकोलिथिक कल्चर पहले है। कुछ लोग पूछते हैं हड़प्पा कल्चर पहले है या चारकोलिथिक कल्चर पहले है। तो हम बोलते हैं हड़प्पा कल्चर इज ओल्डर देन चारकोलिथिक कल्चर। हड़प्पा कल्चर इज ओल्डर देन चारकोलिथिक कल्चर। अब हम देखेंगे आईवीसी का टाउन प्लानिंग। आईवीसी का टाउन प्लानिंग ये बहुत यूनिक फीचर है आईवीसी का टाउन प्लानिंग। एक आपको पहले ही बता दिया मैंने कि सिटाडेल होता था टाउन में। सिटाडेल एक एक्सेप्शन है, जो कि इंडस्ट्रियल टाउन था उसका एक्सेप्शन है ये। वहाँ पे सिटाडेल नहीं था चांद उधारों में, लेकिन बाकी जगह पर सिटाडेल हुआ करता था। तो एक चेसबोर्ड पैटर्न था। हाउस का कैसा पैटर्न था आईवीसी साइड में? चेसबोर्ड पैटर्न कह सकते हैं हम लोग, चेसबोर्ड पैटर्न। जो घर जो बने होते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु सभ्यता में, वो किस पैटर्न में घर बने होते थे? चेसबोर्ड, या उसको कहते हैं ग्रिड पैटर्न भी कहते हैं। ग्रिड पैटर्न में घर बने होते थे और जो रोड होते थे वो 90 डिग्री एंगल पे एक दूसरे को कट करते थे। रोड 90 डिग्री एंगल पे एक दूसरे को कट करते थे। ज़्यादा बिल्डिंग्स मोहनजोदाड़ो में पाया जाता है या हड़प्पा में? तो उसका आंसर है मोहनजोदाड़ो में ज़्यादा बिल्डिंग्स पाए जाते हैं। ओके, अब हमने पहले ही पढ़ चुका है ग्रेट बाथ, हम लोगों ने पढ़ा था। ये कहाँ है? मोहनजोदाड़ो में है। और ये कहाँ बना था? मोहनजोदाड़ो के सिटाडेल पे बना था। और ये गेट बात है, तो बीच में साइड रूम्स हुआ करते थे। यहाँ से नहा के निकलिए और यहाँ पे कपड़े बदलिए। ठीक है, इस तरह से गेट बात में दो कॉर्नर में साइड रूम हुआ करते थे। और जो आपका गेट बात है उसको जो ये था ईटा से बना होता था, बर्न ब्रिक से बना होता था। और आपको पहले पता होगा गेट बात रिचुअल बाथिंग के लिए होता था, रिचुअल बाथिंग के लिए यूज किया जाता था। अब गेट बात हो गया। ग्रैनरी के बारे में हमने पढ़ लिया। ग्रैनरी, ग्रेट ग्रैनरी हड़प्पा में पाया जाता था अनाज के लिए। और 12 ग्रैनरी, सॉरी ग्रेट ग्रैनरी मोहनजोदाड़ो में पाया जाता था। 12 ग्रैनरी इन 6 इन ईच रो, 6 एक रो में और 6 अलग रो में। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि खेती क्या क्या होती थी। तो वीट, बार्ली। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा में क्या क्या मिलता है हमें? वीट और बार्ली के, जैसे ये फ्लोर है यहाँ पे वीट और बार्ली फंसे हुए जैसे मिलते हैं। ठीक है, वीट के अनाज और बार्ली के अनाज हमें मिलते हैं फंसे हुए, तो पता चलता है यहाँ पे वीट और बार्ली की खेती हुआ करती थी। आज हमें बाथरूम बनाने के लिए कहा जाता है, टॉयलेट बनाने के लिए कहा जाता है, लेकिन उस समय हर एक हाउस में ईच हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम। जितने भी घर थे उनके पास क्या था? अपना खुद का बाथरूम, टॉयलेट हुआ करता था। ड्रेनेज सिस्टम एक नंबर का हुआ करता था, ड्रेनेज सिस्टम, जो कि हम आज के डेट में भी लैक करते हैं बहुत सारी जगह पे, बहुत छोटे शहरों में, सिटी में आज हम ड्रेनेज सिस्टम लैक करते हैं। और बाथरूम भी हम बहुत लैक करते हैं, टॉयलेट लैक करते हैं। उस समय हर घर में क्या था? हमें बाथरूम देखने को मिलता है, ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है। हर घर में कुआं हुआ था, पानी पीने के लिए क्या हुआ करता था? वेल हुआ करता था। क्या हुआ करता था? ईच हाउस हैड देयर ओन वेल्स। ईच हाउस हैड देयर ओन वेल्स। नेक्स्ट है कि खेत जोताता था कि नहीं? तो फील्ड्स वे प्लॉड। एक क्वेश्चन पूछा था, फील्ड्स जो थे वे प्लॉड, फील्ड्स वे प्लॉड। ओके, खेती हुआ करता था। इरिगेशन था कि नहीं था? ये पूछ सकता है आपसे कोई। आईवीसी साइट, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता में इरिगेशन था कि नहीं था? तो इरिगेशन नहीं था।
इरिगेशन नहीं था। फूड ग्रेन शॉर्टेज था या सरप्लस था, तो फूड ग्रेन हम बोलेंगे सरप्लस था, शॉर्टेज बिल्कुल भी नहीं था। एग्रीकल्चर एक नंबर का था, फूड ग्रेन सरप्लस में था। जो सबसे पहले जिन्होंने कॉटन उगाया है वो कौन थे? इंडस वाले लोग ही थे जिन्होंने सबसे पहले कॉटन उगाया था। इंडस पीपल वेयर द फर्स्ट पीपल हु ग्रू कॉटन। उसके बाद उन्होंने एनिमल डोमेस्टिकेट किया, जैसे बेफेलो, गोट, सीप, पिग्स, और मानते सब ज़्यादा किस जानवरों को मानते थे ये? तो हम्ड बुल्स को ये बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। हम बुल को सब ज़्यादा पसंद करते थे ये। तो ये ब्रॉन्ज एज है, ब्रॉन्ज के इन्होंने टूल्स बनाया करते थे। तो ब्रॉन्ज दो चीज़ों से बनता है, कॉपर और टीन। ब्रॉन्ज किससे बनता है? कॉपर और टीन से। खेतरी माइंस राजस्थान में है, वहाँ से ये कॉपर ले लिया करते थे, खेतरी माइंस राजस्थान। और टीन ये लाते थे अफ़गानिस्तान से, हजारीबाग से ये टीन लाया करते थे। कॉपर प्लस टीन मिलके ये ब्रॉन्ज, ये सिविलाइजेशन कहलाता है। टेक्सटाइल में ये टेक्सटाइल की बात करें, जगह यहाँ पे थोड़ा सा, टेक्सटाइल में देखें तो ये कॉटन के कपड़े बनाते थे, ऊल के कपड़े बनाते थे। ये कॉटन के कपड़े बनाते थे और ऊल के कपड़े बनाते थे। ऑक्यूपेशन क्या था लोगों का? ऑक्यूपेशन क्या था लोगों का? तो मैं एक स्लाइड और बना लेता हूँ। तो क्या होता है ना, एक स्लाइड और बनाना पड़ेगा मुझे, एक स्लाइड और बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ाई बचा रह गया है। आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को देख रहे हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन को देख रहे हैं डिटेल में। आप अपने अभी तक महसूस किया होगा कि इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई बुक को रिफ़र नहीं करना। आप इस वीडियो को देख लिया, कुछ MCQ बना लो, करंट अफेयर पढ़ लो। करंट अफेयर में आपको डिस्कस कराएंगे इसी डिटेल में। कुछ दिनों के बाद हम डेली करंट अफेयर डालेंगे। डेली मतलब कहने का मतलब है, डेली का मतलब डेली डिटेल में, ऐसे ही डिटेल में करंट अफेयर वीडियो डालेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको करंट अफेयर को समझने में, थ्योरी को समझने में। दिल से मन किया करने को। काफ़ी साल से मैं ये GS पढ़ रहा हूँ और मैं अभी काफ़ी सालों से साइंस का स्टूडेंट भी रहा, GS भी पढ़ा और काफ़ी एक्सपीरियंस है। अभी जॉब में हूँ और बस दिल से मन किया फ्री टाइम में कुछ करने का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एजुकेशन को, GS एजुकेशन को, जो गवर्नमेंट बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, रेलवे का, SSC का, NDA का, CDS का, BPSC, UPSC, बहुत तरह के एग्ज़ाम लोग बच्चे देते हैं। मैंने तो अभी नहीं दिया है, लेकिन बहुत बच्चे देते हैं। तो मैंने तो लगभग 5 से 6 साल से मैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, लगभग 6 साल से मैं हिंदू न्यूज़पेपर डेली पढ़ता आ रहा हूँ। मैं 6 साल से डेली मिस करता ही नहीं मैं। एडिटोरियल सारा कुछ मैं न्यूज़पेपर 6 साल से लगभग पढ़ रहा हूँ। मैं लगभग 16-17 से लगभग मैं 5-6 साल हो गए, 16-17 से लगभग मैं हिंदू न्यूज़पेपर घर पे मंगवाता हूँ और पढ़ता हूँ। और काफ़ी इंटरेस्ट था, तो हिस्ट्री का बहुत सारी बुक्स मैंने स्पेक्ट्रम से लेके, और जो NCERT की बुक आती है और जो एक मोटी सी बुक आती है, मैंने बहुत सारी हिस्ट्री बुक्स पढ़ी है। और जियोग्राफी मैंने उन्हें ढंग से नहीं पढ़ा है, लेकिन हिस्ट्री काफ़ी अच्छे से पढ़ी, बहुत डिटेल में, बहुत जगह से मैंने पढ़ा है हिस्ट्री। मतलब बुक्स का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत सारे बुक्स मैंने पढ़ी है। मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगा मैंने क्या क्या बुक्स हिस्ट्री के लिए पढ़ा है। तो मैं कहने का मतलब है, पॉलिटी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इकोनॉमी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, साइंस का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। लगभग मैं हमेशा टॉपर ही रहा हूँ। लगभग 10th में 90+ है, 12th में 90% है, ग्रेजुएशन में लगभग 75% है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन है। मास्टर्स मैंने काफ़ी, मास्टर्स में भी अच्छा खासा 70% कुछ है, 72% है। और मास्टर्स के बाद मैंने अपना पढ़ाई कंटिन्यू किया है। उसके बाद मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। तो पढ़ते रहो, खुश रहो, मेरा बस ये मानना है। पढ़ाई है तब तक खुशी है, पढ़ना छोड़ दिए तो एक
मन सा नहीं लगता है, लगता है क्या कर रहा हूँ। मैं एमएससी के बाद अपना हायर एजुकेशन कंप्लीट कर रहा था, तो उस समय टाइम मिलता था कुछ पढ़ने का, तो मैंने बस ऐसे ही सोचा। मैं लगभग 90% प्लस हिस्ट्री में और पॉलिटी में आईसीएसई बोर्ड से मेरा 10th था, तो उसमें मैं काफ़ी अच्छा स्कोर हुआ था। तो मेरे को इंटरेस्ट था, तो मैं बस बुक निकाल के पढ़ने लगा। डीडी बासु, लक्ष्मीकांत का पॉलिटी बुक मैंने इतना अच्छा से पढ़ा, मेरे को बहुत मज़ा आया। लक्ष्मीकांत से ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आया मुझे, डीडी बासु का बुक पढ़ने में मज़ा आया। बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाया था। मैंने 2-3 बार डीडी बासु, लक्ष्मीकांत ये सब पढ़ डाला, बिना किसी तैयारी करने के मतलब मकसद से। ऐसा कुछ मकसद नहीं था कि एग्ज़ाम निकालना है, जो बस अपने इंटरेस्ट से पढ़ना शुरू किया। और मुझे लगा कि मेरे पास अच्छा एक नॉलेज बेस बन चुका है और मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, तो क्यों ना किया जाए। बस इसी सोच से ये चैनल हम लोगों ने खोला है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जिनका भी मकसद यही था कि फ्री एजुकेशन और फ्री सब कुछ होना चाहिए, गांव में बच्चे पढ़ ले। अब बताओ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये सारे बेसिक बुक्स कवर्ड है, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है, सब कुछ बता रहा हूँ मैं आपको। तो कोचिंग जाने की ज़रूरत है इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। जो टीचर क्लास में 2-3 घंटे पढ़ाते हैं और 3-4 क्लास में पढ़ाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, शायद मैंने सुना है, मुझे पता नहीं है, मैंने कभी सब किया नहीं है, क्लास किया नहीं है कभी। तो 2-3 तो उसकी ज़रूरत है। अब घर पे बैठ के पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ो, जब मन करता है पढ़ो। वीडियो को सेव कर लो, बाद में देख लो, अभी देख लो, आप मतलब पढ़ लो। लेकिन सारे यूपीएससी मुझे लगता है जो मैं कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में यूपीएससी लेवल का है। मुझे ऐसा लगता है, बताना कमेंट में यूपीएससी लेवल का है या नहीं। लेकिन स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जो स्टेट वाले एग्ज़ाम लेते हैं एसडीएम के लिए या डीवाईएसपी के लिए, उनके लिए तो ये सफिशिएंट है। ये तो मैं 100% बोल सकता हूँ, ये बिल्कुल सफिशिएंट है। यूपीएससी के लिए सफिशिएंट है ही नहीं, है या नहीं ये वीडियो, ये आप कमेंट में बताना। और वो मैं जानना चाहूँगा, अगर नहीं होगा तो मैं लेवल और भी बढ़ाऊँगा, क्योंकि नॉलेज बेस तो मेरा काफ़ी अच्छा है। तो मैं इस वीडियो में मैं था शॉर्ट में जाता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले सकता हूँ। तो इस हिसाब से मैं आगे देखता हूँ कि ऑक्यूपेशन क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था, क्या क्या लोग करते थे। तो गोल्ड स्मिथ, सोनार, बीड मेकिंग आपने देखा, बीड बनते थे चांददारों में। पॉटरी मेकिंग आपने देखा, पॉटरी मेकिंग न्योलिथिक साइट से लोगों ने बनाना शुरू कर दिया था। और ट्रेड में क्या करते थे, ये क्या करते थे, बाहर के देशों से मेटल्स लेते थे। बाहर के लोगों से क्या लेते थे, मेटल्स लिया करते थे, और उनको क्या देते थे, ये फूड गेन देते थे। मेटल्स या स्टोन बोल लो, मेटल्स, स्टोन, बीड्स, जो भी बोलो, सेल, ये सब बाहर के लोगों से लेते थे, ट्रेड में करते थे, और फूड गेन उनको दिया करते थे। क्योंकि फूड गेन क्या था, उस समय का सरप्लस था, फूड गेन उनके पास सरप्लस था। और अरबियन सी इनको पता था, वहाँ पे ये नेविगेट भी करते थे। अरबियन सी पे नेविगेट भी करते थे। व्हील्स भी यूज करते थे, जो खेत जिसे जोतते थे उसमें वो व्हील्स का भी यूज करते थे। वो ये बात अभी की जैसा व्हील नहीं था, स्पोक्ड, जिसको अभी जो स्पोक्ड व्हील है वैसा व्हील नहीं था। हम लोग उसको कहते हैं इक्का जो था मॉडर्न इक्का यूज करते थे। और किस किस के साथ ट्रेड करते थे, यह अफगानिस्तान, ईरान और मेसोपोटामिया, इन सभी के साथ ये ट्रेड करते थे। अब बताओ, अब पूछा जा सकता है कि जैसे अभी पीएम है, सीएम है हमारे देश में, पहले कौन था, इनको भी रूल करने के लिए कोई बंदा होगा, कौन था ये। तो कहा जाता है कि मर्चेंट्स ही रूल करते थे। अब पूछा जाता है कि अब जैसे कि हमारे देश है, आर्मी रखती है, और बाकी देश भी आर्मी रखते हैं, नए नए वेपन्स बनाते हैं, मिसाइल्स बनाते हैं। क्या उस समय के लोग भी ये आर्मी रखा करते थे, वेपन्स बनाया करते थे ताकि कुछ थ्रेट हो? तो इसका आंसर नो, इसका आंसर है
हड़प्पन्स लैक इन वेपन्स, हड़प्पन्स लोगों के पास क्या था, वेपन्स नहीं था। इसका रीज़न ये हो सकता है उनको किसी तरह का खतरा किसी से नहीं था, उस समय कुछ खतरा डेंजर फील नहीं हुआ। आज लोग वेपन्स बनाते हैं, आर्मी रखते हैं, क्योंकि उन्हें डेंजर फील होता है। उस समय के लोगों को ये ऐसा कोई डेंजर फील नहीं होता था, इसलिए उनके पास कोई आर्मी नहीं, कोई वेपन्स नहीं। ये बात भी सही भी है, क्योंकि ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता नहीं है, कुछ विश्व युद्ध की तरह ऐसा कुछ वार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। अब नेक्स्ट थिंग इंडस वैली पीपल यूज्ड टू डू फैलस वर्शिप। फैलस का मतलब होता है लिंग का पूजा करना। तो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते थे स्टोन के बने, जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते थे उनको फैलस कहते हैं, उनको वो लोग वर्शिप करते थे। तो ये आज जो हम लिंग की पूजा करते हैं वो कब से स्टार्ट हो चुका हमारे देश में, हड़प्पा कल्चर ने स्टार्ट किया था। ये आज का नहीं है, ये जो धरती का जो पहला सिविलाइजेशन मान सकते हैं इसको, हड़प्पन सिविलाइजेशन को जिसको हम कहते हैं, उस समय से ये लिंग की पूजा होती आ रही है। जैसे हम अभी पीपल की ट्री को वर्शिप करते हैं, तो ट्री वर्शिप आज हम लोगों ने शुरू नहीं किया है, हड़प्पन पीपल से हम लोग का ये ट्री वर्शिप होता आ रहा है। उस समय के लोग ट्री वर्शिप करते थे, फैलस वर्शिप करते थे, आज भी हम वही करते हैं। तो वो उस समय से चलता आ रहा है। इतनी पुरानी सभ्यता हमारे देश की है, हमें इस पर गर्व होना चाहिए। इसी लोग को सुपरस्टिशन या बैकवर्डनेस कहते हैं पश्चिमी सभ्यता में, एक गलत है। ये इंडस वैली आज का नहीं है, ये सबसे पुरानी सभ्यता है, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। पुरानी सभ्यताओं में से एक कह सकते हैं हम लोग, सभ्यता है वो तो नहीं, लेकिन एक तो है, सबसे पुरानी तो है, इससे पुरानी सभ्यता तो कोई भी नहीं है। तो उस समय से ये चीज़ चलता आ रहा है, फैलस वर्शिप और ट्री वर्शिप। और कुछ एनिमल्स लोगों की भी वर्शिप करते थे, ये एनिमल वर्शिप भी करते थे। तो आप बताओ कमेंट में कि एनिमल वर्शिप कौन कौन करते थे ये। तो अगर आपने कमेंट कर दिया हो एनिमल वर्शिप क्या क्या करते थे, तो मैं बता दूं, ये हम्प्ड बुल की वर्शिप क्या करते थे। किसकी बुल क्या करते थे, हम्प्ड बुल की वर्शिप क्या करते थे। वन हॉर्न यूनिकॉर्न की वर्शिप क्या करते थे, वन हॉर्न यूनिकॉर्न की वर्शिप क्या कहते थे। अपने साथ ये एम्यूलेट्स भी रखा करते थे, एम्यूलेट्स जो कि प्रोटेक्ट करता था इनको एविल स्पिरिट से। तो इनको जो आज हम लोग बोलते हैं नज़र लग गया, गुजर लग गया, तो ये कर लो वो कर लो, बहुत लोग झड़वाते अपने आप को। तो उस समय के लोग भी इस चीज़ पे विश्वास करते थे, जो आज हम लोग भी, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते, लेकिन मैक्सिमम लोग अभी भी एविल स्पिरिट से विश्वास करते हैं, कि बुरी नज़र पे विश्वास करते हैं आज भी इंडिया के लोग। तो उस समय के लोग भी विश्वास करते थे, अपने साथ एम्यूलेट्स रखा करते थे। तो भगवान का जो मूर्तियाँ होती थी, जो भगवान लोगों की जो मूर्तियाँ होती थी भगवान, उसमें एनिमल्स को भी दर्शाया जाता था। हमने देखा पोर्तो शिवा के एग्जाम्पल में कि एनिमल्स भी इसमें होता था। तो कौन कौन से एनिमल्स भगवान के मूर्ति के पास दिखाया कर, जब पोर्तो शिवा हो गया ऐसा, तो डियर को दिखाया जाता था, बफेलो दिखाया जाता था, टाइगर दिखाया जाता था, राइनो दिखाया जाता था और एलिफेंट दिखाया जाता था। डियर, बफेलो, टाइगर, राइनो, एलिफेंट, ये 5 जानवरों को दिखाया जाता था जो भगवान के पास होते थे एनिमल्स। हड़प्पन स्क्रिप्ट मैंने देख लिया कि हड़प्पन स्क्रिप्ट कैसा था, पिक्टोग्राफिक था। अगला क्वेश्चन होता है कि डिड हड़प्पन पीपल नो अबाउट वेट्स एंड मेजरमेंट्स। डिड हड़प्पन पीपल नो अबाउट वेट्स एंड मेजरमेंट्स? द आंसर इज येस, हड़प्पन पीपल न्यू अबाउट वेट्स एंड मेजरमेंट्स। हमने पॉटरी का देखा, हड़प्पन पॉटरी बनाते थे वो, ठीक है। तो किस शेप में बनाते थे, तो ज्योमेट्री, सर्कल, ट्री और अलग अलग तरह से डिजाइन, बहुत सारे डिजाइन बनाते थे। क्या बनाते थे, बहुत सारे डिजाइंस बनाते थे। डिजाइन की कमी नहीं थी, कला की कमी उस समय भी नहीं थी, डिजाइन की भी कमी नहीं थी। सील्स हमने देखा जो ट्रेड के लिए यूज होता था। सील्स ये किस शेप का होता था, स्क्वायर शेप का होता था या क्वाड्रिलैटरल होता था। सील्स क्या होता था, स्क्वायर होता था या क्वाड्रिलैटरल होता था सील्स, ठीक है। हमने बियर्डेड पृष्ठ शायद पहले देखा था, बियर्डेड पृष्ठ कहाँ पाया जाता है, बियर्डेड पृष्ठ कहाँ पाया जाता है, हमने शायद पहले
देखा है, ठीक है। और डांसिंग ब्रॉन्ज स्टैचू भी देखा है, डांसिंग ब्रॉन्ज स्टैचू भी देखा है, ठीक है। ये सब मोहनजोदाड़ो का है, मास्टरपीस है मोहनजोदाड़ो का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि हमने देखा है कि बीड्स भी देखा कि बीड्स चांद फुदारो में पाया जाता था। बीड्स का वर्कशॉप यहीं पे था, यहीं पे होता था सब कुछ। अब फाइनली हम देखेंगे कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, देख लिया, आपको बहुत कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा क्या है नहीं है। अब मेनली फाइनली हम देखते हैं रीजन्स ऑफ डिक्लाइन क्या है। बहुत कुछ है। पहला एक रेनफॉल भी कहते हैं कि बाढ़ आता होगा, बहुत ज़्यादा बाढ़ आता था पहले, तो रेनफॉल, नदी के किनारे सारे कुछ बसे हुए थे लोग, तो रेनफॉल भी कहते हैं। कहता है कि लैंड अनफर्टाइल भी हो गया था, इस वजह से भी डिक्लाइन हो गया होगा। लैंड अनफर्टाइल भी हो गया, इसकी वजह से डिक्लाइन हो गया होगा। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि अर्थक्वेक आया होगा, कुछ लोगों का कहना है कि अर्थक्वेक आया होगा, कुछ लोगों का कहना है कि आर्यंस आके इन लोगों को डिस्ट्रॉय कर दिए। आर्यंस ने क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया सभ्यता को। कुछ लोग भी ये भी मानते हैं। और कुछ लोग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की बात करते हैं, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की बात करते हैं। लेकिन मोस्ट सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो लोग मानते हैं वो रेनफॉल है। बाकी लैंड इनफर्टाइल हो गया, अनफर्टाइल नहीं, इनफर्टाइल, लैंड इनफर्टाइल हो जाता है, इनफर्टाइल हो गया, या अर्थक्वेक आ गया, ये सब कुछ आर्यंस का जो थ्योरी है, आर्यंस का, ये कुछ कम लोग मानते हैं। उसके बाद हम लोग जब लेट हड़प्पा देखते हैं, लेट हड़प्पा, उसमें देखते हैं कि धीरे धीरे हड़प्पन सिविलाइजेशन का अर्बनाइजेशन जो था वो कम हो गया था। लेट हड़प्पा में क्या होता, जो पहले अर्बनाइजेशन था, जो शहरीकरण था, वो कम होता जा रहा था, लेट हड़प्पा में कम हो गया था। और उनका जो उनका ट्रेड हुआ करता था, ट्रेड होता था जो, वो भी पहले से कम हो गया था। ये हम कब देखते हैं, लेट हड़प्पा में देखते हैं। पोस्ट अर्बन फेज ऑफ हड़प्पन कल्चर में देखते हैं कि अर्बनाइजेशन भी कम हो गया था, और ट्रेड भी जो बाकी कंट्री के साथ करते थे वो भी क्या हो गया था, कम हो गया था। इस तरह से मैं पहला लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। आज मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को अच्छे से आपको बताया। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। तो आप इस वीडियो को शेयर करें। आप इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, आप मेहनत कर रहे हैं। आप बस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स को जो यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी करें, जहाँ पे जीएस की ज़रूरत होती है, रेलवे, एसएससी, सीडीएस, जहाँ पे भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चन आते हैं, जीएस के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हम लोग जितने भी लोग हैं इस चैनल पे सब जीएस के वीडियो डालेंगे। तो जीएस प्रिपेयर करना है। जैसा ये लेक्चर था, सारे लेक्चर इसी तरह के होंगे। ये मेरा पहला लेक्चर था, मैं फर्स्ट टाइम ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी मुझे पढ़ाने में, आप समझ रहे होंगे। लेकिन धीरे धीरे मैं इम्प्रूव करूँगा, नोट्स भी अच्छे आएंगे और लिखावट भी अच्छी होगी और पढ़ाई भी अच्छी होगी। सब कुछ धीरे धीरे अच्छी ही होगी, ख़राब तो कुछ होगी नहीं। इससे अच्छी पढ़ाई होगी आगे आपकी। और मैं आगे सोच रहा हूँ जो मैं बताता हूँ आपको, मैं उसको एक क्या कहते हैं, उसको पीडीएफ फाइल भी उसको मैं टाइप करूँ MS वर्ड पे। तो MS वर्ड पे टाइप करके उसको पीडीएफ फाइल बना के भी आपसे शेयर करूँ। तो उसमें काफ़ी मेहनत लगेगा। पहले तो आप चीज़ों को किस तरह से समझाओ, उसके बाद उसको टाइप करो, उसका पीडीएफ बनाओ, फिर पढ़ाओ, फिर पीडीएफ भी दो, फिर इसका टेस्ट भी लो। काफ़ी मेहनत लगेगा मुझे, लेकिन फिर भी मैं तैयार हूँ। आप इसे शेयर कीजिए और हमें आगे बढ़ने में मदद कीजिए। आप आगे बढ़िए, हमें भी आगे बढ़ाइए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू, बाय बाय।